अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स हाजिर हैं 9th क्लास के आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। थ्योरी का पोर्शन चूँकि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 6 का स्टूडेंट्स हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमने सिर्फ न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स या एक्सरसाइज रह गई है जो सॉल्व करनी है। तो आज चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं, आज मैं उनको डिस्कस करूंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो ये एग्जांपल्स भी एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन के साथ आ सकती हैं, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से करना है। अपनी जो नोटबुक्स हैं जहाँ पर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ आपने इनका सोल्यूशन भी राइट डाउन करना है। चूँकि आप जानते हैं कि छठे चैप्टर के अंदर मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर्स में बताया है द ओनली पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन इज़ द काइनेटिक एनर्जी एंड द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, डेफिनेशन उसकी और उसी की डेरिवेशन जो है, दिस वुड बी द ओनली पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर बाकी जो है वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के लिहाज से, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से वो रिड्यूस हो चुका हुआ है चैप्टर। इसलिए स्टूडेंट्स अब आपका जो फोकस है वो ज़्यादा एक तो थ्योरी के क्वेश्चन के ऊपर, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी जो है आपका वो इन न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के एंड पे दिए हुए हैं जो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनके ऊपर होना चाहिए। तो अगर हमारे पास थ्योरी का पोर्शन में से, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में से, इसके थ्योरी के पोर्शन में से क्वेश्चन नहीं बनता तो देन इट माइट बी पॉसिबल कि 6 चैप्टर का न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल लॉन्ग में पूछी जा सके। तो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ द डे है स्टूडेंट्स दैट इज़ एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू ALP आपके सिलेबस में गिवन है स्टूडेंट्स, दैट इज 6.2, 6.3, 6.5 एंड 6.7। तो ये 4 हमारे पास पॉसिबल एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग 4 हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अटैम्प्ट करनी है, न्यूमेरिकल्स के लिए अटैम्प्ट करनी है इसमें से। तो स्टूडेंट्स इन चारों को मैं आपके सामने अभी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ सॉल्व करवाऊंगा और आपने इसी तरह इसको राइट डाउन भी करना और अच्छे से समझना भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है दैट इज 6.2। एग्जाम्पल मैं सोल्यूशन स्टार्ट करने लगा हूँ स्टूडेंट्स। इसका जब हम सोल्यूशन राइट डाउन करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको जो फॉर्मेट सिखाया हुआ है उसके मुताबिक यू हैव टू राइट द गिवन डाटा। आपने गिवन डाटा लिखना है कि जो डाटा, जो चीज़ें इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर उसने हमें दी हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो उसने हमें दी हुई है, स्टेटमेंट इसकी है हमारे पास, अ स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम। यानी कि क्या, कौन सी चीज़ गिवन है हमारे पास, मैस गिवन है कितना, 500 ग्राम। तो हम इसका मैस लिख लेंगे m, दैट इज़ 500 ग्राम। तो क्या ग्राम इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट है? नो, नेवर। वी हैव टू कन्वर्ट इट इन kg। जब हम इसे kg में कन्वर्ट करेंगे देन हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे, द आंसर शुड भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 kg। तो मैस आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 0.5 kg। हमने सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू लिख ली। उसके बाद वो हमें कह रहा है स्ट्राइक्स अ ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक मैस है 500 kg का, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है एंड व्हेन इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड, जब ये ज़मीन के साथ टकराता है तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 20 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड चीज़ जो हमारे पास दी हुई है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज़ द वेलोसिटी। और इसके बाद उसकी डिमांड क्या है, हमसे क्या फाइंड करने का कह रहा है, हाउ मच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। जब ये पत्थर ज़मीन से टकराता है तो उस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ये गिवन डाटा था, जो चीज़ें दी हुई हैं, तो हम टू फाइंड की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ। उसके बाद आपने
पेन के साथ इसको राइट डाउन करना है, हेडिंग सारी आप मार्कर के साथ लिखेंगे। टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आपने कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है इस न्यूमेरिकल के अंदर, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैलकुलेशंस की, और कैलकुलेशन के अंदर आपने दो चीज़ें करनी हैं, पहले इसका फार्मूला लिखना है और उसके बाद आपने फिर इसका सोल्यूशन करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास चैप्टर के अंदर पढ़ाया, आपको डिराइव भी करवाया था। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ mv²। तो इसके बाद हम वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यूज़ ऑफ m एंड v इन दिस इक्वेशन। हम इस इक्वेशन के अंदर m और v की वैल्यूज़ जो है वो पुट कर देंगे। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, 1/2 एज इट इज़, m की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 0.5 और v की जगह क्या आ जाएगी 20 और इसका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, ये 0.5 एज इट इज़, और ये 20 का स्क्वायर जो है वी कैन राइट इट एज 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है। जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं देन द आंसर शुड बी, इन तीनों वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करें 400 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2, देन द आंसर शुड बी 100 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैलकुलेटर से आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 100 जूल आंसर आ जाएगा। दिस इज़ अ डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा फाइनल आंसर था जो हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्दर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बच्चे ये करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, आंसर सही निकाल लेते हैं, लेकिन उसके साथ उसका यूनिट नहीं लिखते, तो इसके 0.5 बल्कि 1 नंबर भी काट सकता है एग्जामिनर। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कम से कम आपने आंसर के साथ लाजमी यूनिट लिखना है और क्लियरली लिखना है। इसके बाद बल्कि आप यहाँ पर एंड पे हेडिंग भी दे सकते हैं रिजल्ट की, कि क्या रिजल्ट कंक्लूड किया आपने इसमें से। तो क्या रिजल्ट कंक्लूड किया हमने यहाँ से, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन इज़, एक लाइन आप थ्योरी की लिख दें, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन इज 100 जूल। ये 100 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। सो स्टूडेंट्स दिस इज एग्जांपल नंबर 6.2। सबसे पहले जो चीज़ आपको गिवन होगी वो हम गिवन डाटा में लिखेंगे, फिर जो चीज़ टू फाइंड करनी होगी उसे हम टू फाइंड में लिखेंगे, देन हम कैलकुलेशन की हेडिंग देंगे, उसमें हम दो काम किया करेंगे। पहले काम में हम क्या किया करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी उसका फार्मूला लिखा करेंगे, और देन हमने क्या करना है, वी हैव टू पुट द गिवन डाटा इन द फार्मूला। हमें फार्मूला के अंदर जो गिवन डाटा होता है उसको पुट करना है। m और v की वैल्यू जब हम इसमें पुट कर देंगे वी कैन गेट आवर डिजायर्ड वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 100 जूल। और एंड पे मैंने आपको बताया कि आंसर लिखने का तरीक़ेकार ये है, यू हैव टू पुट अ हेडिंग ऑफ रिजल्ट। आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे और उसके बाद यू शुड हैव टू राइट द आंसर, आप आंसर लिखेंगे इसके बाद। तो स्टूडेंट्स देन इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज 6.3। इसका भी हम सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली हेडिंग हम दे देंगे सोल्यूशन की। तो सोल्यूशन आ गया, उसके बाद स्टूडेंट हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग क्या होती है न्यूमेरिकल की हमारी, गिवन डाटा। तो इसका मतलब है कि हमने पहली हेडिंग देनी है गिवन डाटा की। इसमें स्टेटमेंट के अंदर हमें जो डाटा गिवन होता है हमने वो लिखना होता है। तो स्टूडेंट 6.3 हमारे पास एग्जांपल है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान एग्जांपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो स्टेटमेंट है इसकी, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg इज़ रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी कि हमारे पास एक बॉडी है, उसका मास कितना 50 kg, 50 के फॉर एग्जांपल ये 50 kg का ऑब्जेक्ट है, एंड आई रेज दिस ऑब्जेक्ट फॉर 3 मीटर। मैं इसे 3 मीटर तक ऊपर उठा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि दो चीज़ें गिवन है हमें इसके अंदर। नंबर 1 मास, कितना मास दिया हुआ है 50 kg, और हाइट हमें कितनी दी हुई है, कितनी हाइट तक वो उठा रहा है 3 मीटर तक। तो स्टूडेंट्स जब कोई भी बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है तो हम उसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट उसका ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी एक्ट होगा। बल्कि एग्जांपल के अंदर एंड पे उसने ब्रैकेट के अंदर जी की वैल्यू दी हुई है, तो हम स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी पुट करेंगे, एंड दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। उसके बाद उसने हमें डिमांड क्या की है, वो कहता है व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान चीज़ है।
फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें सिंपल कह दिया है कि जी यू शुड हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। हमने क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हेडिंग देंगे हम इसमें? टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने क्या हेडिंग देनी होती है? कैलकुलेशन की। और कैलकुलेशन में मैंने अभी आपको बताया कि हमें कितनी चीज़ें फाइंड आउट करनी है? दो चीज़ें, सॉरी, कैलकुलेशन के अंदर कितनी चीज़ें हमने हैंडल करनी होती हैं? दो चीज़ें। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी, जो भी गिवन चीज़ है उसका हमने फार्मूला लिखना होता है, और नंबर 2 हमने उसको सॉल्व करना होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी आपने फाइंड करनी थी इस न्यूमेरिकल के अंदर, तो पोटेंशियल एनर्जी का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे एंड दैट इज़ mgh। जब हमने इसका फार्मूला लिख लिया उसके बाद हमें इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड पे एज इट इज़, m की वैल्यू हमारे पास क्या है? 50, g की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10, और h की वैल्यू क्या है? 3। तो स्टूडेंट सिंपली हम इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 को 10 से करेंगे तो ये हमारे पास 500 आ जाएगा, और जो उसके बाद 5 को 3 से करेंगे तो ये हमारे पास 1500 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास इसका तीनों का जब प्रोडक्ट होगा, हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं। इसको जब इससे किया तो 500 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर शुड बी 1500। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन, मैंने आपको बताया इन सब का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हम क्या लिख देंगे? जूल लिख देंगे। इसके बाद मैंने एंड पे आपको बताया कि यू शुड हैव टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्मेट। हमें इस फॉर्मेट के अंदर इसका आंसर लिखना है रिजल्ट की शक्ल में। तो आपने रिजल्ट की हेडिंग देनी है, आपने एंड पे क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी इज इज़ 1500 जूल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6.3 थी और इसका सोल्यूशन था। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, जो एग्जाम्पल है जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ 6.5। 6.5 एग्जाम्पल है हमारे पास, और 6.5 एग्जाम्पल किस टॉपिक में से है? एफिशिएंसी में से है। इट मीन्स अब आपको जो न्यूमेरिकल दिया जा रहा है इसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट करनी है? एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया था कि एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या थी? हमारे पास आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या होती है? जो कोई भी बॉडी काम करता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज आउटपुट, और इनपुट क्या होती है? जो उस बॉडी को टोटल एनर्जी गिवन दी जाती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट। तो हम आउटपुट और इनपुट की रेशो लेते हैं, और अगर हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी हो तो देन वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन वैल्यू विद 100। हमें 100 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्टेटमेंट बड़ी ही मज़ेदार है हमारे पास इसकी। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के हम नंबर लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 6.5। तो इसका भी हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, हम जस्ट सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो सोल्यूशन में भी सबसे पहले नंबर पे आप क्या लिख रहे हैं? गिवन डाटा। हम गिवन डाटा लिखेंगे, और गिवन डाटा में देखिए इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें कौन सी चीज़ गिवन है। सबसे पहले वो हमें कह रहा है साइक्लिस्ट डज 12 जूल ऑफ यूजफुल वर्क, यानी कि एक साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है और वो वर्क कितना कर रहा है? 12 जूल। और अभी मैंने आपको बताया है बेटे कि हमारे पास जो वर्क डन होता है दैट इज़ कंसिडर्ड एज आउटपुट। ये हमारे पास आउटपुट के तौर पे कंसिडर होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे यूजफुल वर्क डन बाय द साइकिलिस्ट, तो दैट इज़ 12 जूल। तो हमारे पास इधर लिखेंगे यूजफुल वर्क डन बाय साइकिलिस्ट। एक साइकिलिस्ट है, ये यूजफुल वर्क डन जो कर रहा है दैट इज़ 12 जूल। सिंपल अल्फाज में मैं यहाँ पर इसको आउटपुट की शक्ल में भी लिख सकता हूँ। तो आउटपुट आपकी कितनी है? 12 जूल। इसको आप लिख देंगे रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये वो एनर्जी की फॉर्म होती है जो हमें चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर्म, इसको हम आउटपुट का नाम देते हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो हम गिवन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो गिवन एनर्जी देते हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट, और वो इनपुट होती है हमारे पास। तो हम इसके अंदर सेकंड पार्ट है इसका न्यूमेरिकल का, वाइल वो कहता है पेडलिंग हिज बाइक, जब वो अपनी बाइक को पैडल मार रहा है
फ्रॉम एवरी 100 जूल ऑफ फूड एनर्जी विच ही टेक्स, यानी कि उसको जो टोटल एनर्जी फूड के ज़रिए उसके बॉडी को दी गई है, जो एनर्जी सप्लाई की गई है, दैट इज़ 100 जूल्स। तो इसका मतलब है कि हमारे पास गिवन एनर्जी, गिवन एनर्जी क्या है, जिसको हमने किसका नाम देना है, इनपुट का, एंड दैट इज़ 100 जूल। वो कितनी दी हुई है, 100 जूल एनर्जी दी है इसको बॉडी को। तो उसके बाद वो हमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो इट मीन स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, टू फाइंड की हेडिंग देंगे हम, और टू फाइंड में हमने क्या लिखना है, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी हो, एंड दैट इज़ वो क्या है, वो है हमारे पास एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ये आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो किस चीज़ की होगी, वो होगी कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन के अंदर मैंने आपको भी बताया है कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है, और उसके बाद आपने कौन सी चीज़ लिखनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो फार्मूला लिखेंगे हम एफिशिएंसी का, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो स्टूडेंट्स एफिशिएंसी को मैं ई से जाहिर कर लेता हूँ, और आउटपुट जो है हमारे पास दैट इज़ 12 वोल्ट, और इनपुट जो है दैट इज़ 12 जूल, और इनपुट जो है दैट इज़ 100 जूल। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, एक तो मैंने आपको बताया था टॉपिक के अंदर भी कि व्हेन वी टेक द रेशो ऑफ टू सिमिलर थिंग्स, जब हम दो एक जैसी चीज़ों की रेशो लेते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों, यूनिट से कैंसिल हो जाता है। जब हम 12 और 100 को डिवाइड करेंगे, दिस वुड बी 0.12, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि जूल से क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है, लेकिन वी शुड हैव टू फाइंड द परसेंटेज एफिशिएंसी। जब हमने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो इधर हम परसेंटेज का साइन यूज़ करेंगे, और इधर हमारे पास ये जो 0.12 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12%। ये एफिशिएंसी जो हमारे पास आ गई है, दिस इज़ 12%। ये हमारे पास 12% एफिशिएंसी आ गई। इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास साइकिलिस्ट था उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 12% एफिशिएंसी है। और मैंने आपको बताया है कि आपने आंसर किस फॉर्मेट के अंदर लिखना है। उसके लिए आपको हेडिंग देनी है रिजल्ट की। तो रिजल्ट में आप आंसर लिखेंगे, क्या आंसर है, आप लिखेंगे एफिशिएंसी ऑफ साइकिलिस्ट। वो जो साइकिलिस्ट था उसकी एफिशिएंसी जो है इज़ 12%, वो 12% है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ व्हाट अबाउट द एग्जांपल नंबर 6.5। ये 6.5 एग्जांपल थी जिसके अंदर एक साइकिलिस्ट था। उस साइकिलिस्ट की हमारे पास जो वो वर्क डन कर रहा था वो भी गिवन था, और जो टोटल एनर्जी हम उसको दे रहे थे, प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी गिवन थी। और हमने जब उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी थी, देन वी शुड हैव टू, हमने सिर्फ क्या करना था, हमने सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए दोनों की रेशो लेनी थी। और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट हमारे पास 12 जूल है और इनपुट हमारे पास 100 जूल है। दोनों को डिवाइड किया 0.12, एंड व्हेन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज वी शुड हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100। जब हमने परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी, हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एफिशिएंसी साइकिलिस्ट की आगे हमारे पास दैट इज़ 12%। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, एंड दैट इज़ 6.7 अकॉर्डिंग। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम एग्जांपल्स या न्यूमेरिकल या सिलेबस किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एएलपी के अकॉर्डिंग। ये जो हमारे पास नया रिड्यूस्ड सिलेबस आया हुआ है ना, ये उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो आप एग्जांपल्स या जो चीज़ें छोड़ रहे हैं, जो टॉपिक्स मिस कर रहे हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इस वजह से मैं उनको डिस्कस नहीं कर रहा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, और ये एग्जांपल जो है ये पावर के टॉपिक में से आई हुई है। लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 6 का 6.7। एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से करना है, तैयार करना है। तो पावर का पहले हल्का सी डेफिनेशन आपको बता दूँ। पावर हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क,
यानी कि जो भी बॉडी काम करता है, इफ़ वी डिवाइड दैट वर्क डन ऑन टाइम, अगर हम उस वर्क डन को टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाती है, हमारे पास पावर आ जाती है। तो पावर को फाइंड आउट करना है हमने इसके अंदर, और पावर के डिफरेंट यूनिट्स भी मैंने लेक्चर के अंदर आपसे डिस्कस किए थे। जैसे कि हमारे पास पावर का सिंपल यूनिट तो होता है वॉट, किलोवाट, और उसके बाद हमारे पास मेगावाट, और उसके बाद एक यूनिट और मैंने आपसे डिस्कस किया था बहुत इंपॉर्टेंट, हॉर्स पावर, और वहाँ मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास 746 वाट के। तो ये न्यूमेरिकल के अंदर चीज़ डिस्कस होगी, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी समझा इसको। सबसे पहले बेटे 6.7 न्यूमेरिकल है हमारे पास, तो हम इसको 6.7 नेम नंबर लिख देते हैं इसका। उसके बाद बेटे मैंने आपको बताया है कि वी आर नॉट राइटिंग द स्टेटमेंट, हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे, हम जस्ट इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। स्टेटमेंट बुक के अंदर लिखी हुई है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कहाँ से, गिवन डाटा से। तो क्या डाटा गिवन है हमें स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो हमें कह रहा है न्यूमेरिकल के अंदर, वो कहता है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप, यानी कि वी शुड हैव टू कैलकुलेट पावर। ये बात हमें पहले ही लाइन में पता चल गई कि हमने क्या फाइंड करना है, हमने पावर फाइंड करनी। विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर, तो इसका मतलब मैथ गिवन है, मैथ ऑफ वाटर m कितना दे दिया उसने, 70 kg, यानी कि यहाँ बात हो रही है विच कैन लिफ्ट 70 kg ऑफ वाटर, यानी कि वाटर को लिफ्ट किया गया, ऊपर की तरफ उठाया गया है। मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में आपसे डिस्कस किया था, उससे पिछले बल्कि 6.3 के अंदर, कि हमारे पास ये जो जब भी हम इसको डिस्कस करेंगे वर्टिकल मोशन को, देन वी शुड हैव टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि उस वाटर को लिफ्ट किया जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इट मीन्स हमारे पास जब वाटर को लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ, तो हम जी की वैल्यू जो है उसको रिप्लेस कर देंगे, जी की वैल्यू को पुट कर देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये न्यूमेरिकल में नहीं भी गिवन तो आप इसको खुद से लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होती है, इस वजह से वी शुड हैव टू पुट दिस वैल्यू। अगेन स्टूडेंट नेक्स्ट उसने हमें कहा है थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 16 मीटर, यानी कि उसको वो जो ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, कितना मूव करवाया उसने, हाइट कितनी दी है उसकी, 16 मीटर। आप इसको यहाँ पर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, एस भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास उसने कहा है कि इन 10 सेकेंड्स कितना टाइम लग रहा है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करने के लिए, तो वो टाइम उसने हमें दे दिया है, दैट टाइम इज़ 10 सेकेंड, 10 सेकेंड दिए। और सबसे पहली लाइन में उसने हमें क्या कहा था कि कैलकुलेट इट्स पावर, एक तो हमने इसकी पावर फाइंड करनी है, और लास्ट लाइन में उसने हमें एक और चीज़ डिमांड कर दी है न्यूमेरिकल के अंदर, वो क्या है, ऑल्सो फाइंड द पावर इन हॉर्स पावर। हमने ये जो पावर है वॉट में आएगी, वी शुड हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट इन हॉर्स पावर, हम इसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें, हम हेडिंग देंगे टू फाइंड की, टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, पावर। तो पावर हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, तो पावर का फार्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये देखें वर्क डन इस न्यूमेरिकल के अंदर हमारे पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पहले वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन क्या होगा, F क्रॉस S, और यहाँ आपने ये लिख देना है, मेंशन कर देना है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू वेट, जब भी वर्टिकल मोशन होगी, एंड वेट इज इक्वल्स टू mg। तो पहले आप F फाइंड करेंगे, वो वेट के इक्वल होगा, और वेट mg के इक्वल होगा। m की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है 70 और g की वैल्यू है 10। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700, और फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। जब देखें हमारे पास ये f आ चुका है, हम इस f की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, s ऑलरेडी हमारे पास गिवन है 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन क्या आ गया हमारे पास, f है हमारे पास 700 और s है हमारे पास 16। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट 700 इंटू 16, दिस वुड भी हमारे पास 11,200, 11,200 वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, तो हम जूल लिखेंगे।
W हमारे पास आ चुका है, टाइम T हमारे पास 10 सेकेंड ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे पावर। तो पावर का क्या फार्मूला W/T, और W क्या आया है 11,200 और डिवाइडेड बाय टाइम क्या है हमारे पास 10। सिंपली हमारे पास यहाँ पर एक ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर क्या बचेगा 1120। दिस वुड बी इक्वल टू 1120, और मैंने आपको बताया है कि पावर का यूनिट क्या होता है वॉट। तो 1120 वाट जो है ये पावर हमारे पास आ चुकी है। दिस इज़ आवर फर्स्ट आंसर। ये हमारा पहला आंसर था जो हमने फाइंड आउट करना था। अगेन हमने क्या करना है, वी शुड हैव टू कन्वर्ट इट इन हॉर्स पावर। हमें इसको हॉर्स पावर के अंदर कन्वर्ट करना है। फॉर दैट पर्पज़ वी नो दैट, हम एक चीज़ जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। दिस इज़ इक्वल्स टू 746 वाट। ये इतने वाट के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स जब हमने 1120 वाट को हॉर्स पावर में चेंज करना है, देन वी शुड हैव टू डिवाइड इट बाय 746। तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 1120 डिवाइडेड बाय 746। अब देखिए ऊपर भी हमारे पास वाट आ गए हैं और नीचे भी हमारे पास वाट आ गए हैं। अब ये देखें, ये वाट हमने फाइंड आउट किए हैं 1 हॉर्स पावर के साथ, तो साथ इधर हम मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख देंगे हॉर्स पावर, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 1120 को जब कैलकुलेटर से हम 746 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आंसर शुड बी क्या आ जाता है 1.5 HP। HP स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनल। ये हमारे पास पावर आ गई इसकी 1.5 हॉर्स पावर। और मैंने अभी आपको बताया कि आंसर लिखने का तरीक़ेकार कौन सा अडॉप्ट किया हुआ है हमने। एंड पे हम हेडिंग देते हैं किस चीज़ की, रिज़ल्ट की। और रिज़ल्ट में आप क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो पावर है उसकी पंप की, जो पानी लिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, दैट इज़ 1.5 हॉर्स पावर। तो हम यहाँ लिखेंगे पावर ऑफ पंप इज़ 1.5 हॉर्स पावर। तो ये स्टूडेंट दिस इज़ व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 6.7। तो ये एक दफ़ा स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं 6.7 एग्जाम्पल है हमारे पास जो आपको नज़र आ रही है बोर्ड के ऊपर की हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है हमारे पास आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम एंड यू कैन फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकती हैं और आपने इनको अच्छे से हल करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ कल के लेक्चर में आपने न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम्स जो दिए हुए हैं इस चैप्टर के एंड के ऊपर अनसॉल्व्ड, हमने वो सॉल्व करने हैं। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने रजिस्टर, पेन और कैलकुलेटर इनको पास रख के ये न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल समझनी है, ताकि कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन हो यू कैन डू दैट कैलकुलेशन ऑन योर ओन कैलकुलेटर। आप उस कैलकुलेशन को अपने कैलकुलेटर के ऊपर परफॉर्म करके देख सकते हैं कि क्या ये आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। और सपोज़ कभी कभी जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो बच्चे के जहन में क्वेश्चन आ जाता है जो बाद में उसे भूल जाता है। तो जब आप पेन पेंसिल पास रखेंगे तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस, आप अपने क्वेश्चंस को साथ साथ लिखते जाएं और देन यू कैन डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस इन डिस्कशन टाइम। आप डिस्कशन टाइम जो डिसाइड किया गया है उसके मुताबिक फिर आप उसमें वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इसको अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।